नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे साथी आसिफ रशीद भी है मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको देखने के लिए। सलाम जेके प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आज हम पूरे दिन की आसिफ बात करेंगे क्या कुछ होने वाला है आज पूरे दिन, क्योंकि हमारे दर्शक बेसब्री से इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम, खुशामदीद आपको इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम सलाम जेके। हर रोज सुबह 8:30 से 9:30 1 घंटे का ये प्रोग्राम, जिसमें उन तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करवाते हैं जो पिछले 24 घंटों में सुर्खियों में रही हो या अगले 24 से 48 घंटों में क्या कुछ बीतने वाला है देश, दुनिया और बिलखुसूस रियासत जम्मू और कश्मीर में, उस तमाम पे हमारी नजर रहती है। और आज भी इस प्रोग्राम की खासियत ही यही है, जैसे नए साल से हमने आगाज किया था कि इस प्रोग्राम के फॉर्मेट में चेंज किया जाए, नई कुछ बड़ी खबरों से प्रोग्राम का आगाज किया जाए। और आज भी न सिर्फ मुल्क की बड़ी खबरों बल्कि रियासत जम्मू और कश्मीर में सियासी हलचल क्या कुछ है और उसके साथ साथ मौसम की क्या कुछ सूरत हाल है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह खेल के मैदान से तमाम खबरें आज भी इस प्रोग्राम के हवाले से इस प्रोग्राम के जरिए आप तक गुलिस्तान न्यूज पहुंचाएगा। और इस वक्त सबसे पहले खबरों की शुरुआत, इस प्रोग्राम का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हर्ष। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है, जहां पर मुठभेड़ अभी भी जारी है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर यह भी सामने आ रही है कि वहां पर 2 से 3 आतंकी अभी भी छुपे हो सकते हैं, जिसके चलते सेना ने सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। त्राल में जहां एक तरफ एनकाउंटर हुआ है, वहीं पर पुलवामा में भी इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। आतंकी और सेना के बीच सर्च मुठभेड़ जारी है और सेना ने सर्च ऑपरेशन आसिफ अभी भी चलाए रखा है। बिल्कुल, जनूबी कश्मीर का तराल जहां पर देर रात सोमवार शाम से ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मौसूल हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके बाद 52 राष्ट्रीय राइफल्स और साथ ही साथ 82 सीआरपीएफ की बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पहुंचकर इलाके का ऋषि मोहल्ला जो इलाका है इसका मुहासरा किया था। देर रात सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और बताया ये गया कि कुछ देर वहां गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई थी करीब 10 से 11 के बीच में। और उसके बाद खबरें ये भी आई कि 2 से 3 मिलिटेंट जो छुपे हुए थे इलाके में वो भागने में कामयाब रहे। लेकिन ताहम अभी तक जो दोबारा हमारे पास अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक सुबह 4 बजे मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान दोबारा से कांटेक्ट हुआ है, दोबारा गोलीबारी दोनों तरफ से शुरू हुई है और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मिलिटेंट मारा जा चुका है। ताहम पुलिस की तरफ से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक अब तक 1 मिलिटेंट को इस एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया है। बिल्कुल, आधिकारिक पुष्टि अभी होनी बाकी है। खबर ये सामने आ रही है कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। पुलवामा में लगातार सेना और आतंकियों के बीच अभी एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह भी खबर आ रही है कि एक आतंकवादी ढेर हो चुका है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। फिदा हुसैन लगातार इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। हमारे साथ आशिक हुसैन भी जुड़ेंगे पुलवामा से, जो ग्राउंड जीरो से क्या कुछ वहां पर ताजा सूरत हाल है वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ इस वक्त जो ऑपरेशन को जो फोर्सेज अंजाम दे रहे हैं उनमें आर्मी की 42 राष्ट्रीय राइफल्स। आशिक हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक हम तक जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर से हम रूबरू करवा रहे हैं अपने दर्शकों को। पुलवामा में एनकाउंटर अभी चल रहा है। ये भी खबर सामने आ रही है कि एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कितने अपडेट इस पर है वो बताइएगा प्लीज। हेलो, आवाज पहुंच पा रही है हम तक, आप तक हमारी? जी 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 आशिक, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुलवामा में एनकाउंटर चल रहा है। ये भी खबर है कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। आपके पास कुछ खबर? बिल्कुल, देखिए कल शाम से जो ऑपरेशन शुरू हुआ था 8 बजे से ही, लेकिन रात को अगर से पहले दोनों के दरमियान जो है दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ था, लेकिन रात को इस ऑपरेशन को बड़ी तरीके से अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरह कोई डैमेज जो है जो फोर्सेस को कई एनकाउंटर में नुकसान हो उससे बचने के लिए इसको बड़े तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया गया। और आज सुबह 4:30 बजे फिर गोलियों का तबादला हुआ दोनों तरफ से। और एक रिहायशी मकान जिसमें वो छुपे बैठे थे मिलिटेंट, तो उसको ब्लास्ट किया गया। और इस दौरान एक मिलिटेंट की अभी तक जो है मारे जाने की खबर है, लेकिन
पुलिस ये अभी क्योंकि जब तक डेड बॉडी आप हासिल नहीं करेंगे तब तक इसको पुलिस इसका इजहार नहीं कर सकती है। लेकिन जो अंदरूनी जराया है उनका ये कहना है कि इसमें अभी तक जो है 1 मिलिटेंट मारा गया और जो लड़ाई है वो बराबर जारी है। इस ऑपरेशन में मजीद वक्त लग सकता है क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंट के यहाँ होने की खबर है और 42 RR है, 180 बटालियन जो है CRPF और SOG पुलिस लगी है इस काम में और एंडरमैन मोबाइल फिर पहले से बंद पड़ी है। पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आशिक, ऋषि मोहल्ला के साथ साथ मीर मोहल्ला से भी इतला थी, रात को इस इलाके का भी मुहासरा हुआ था। क्या ये दोनों इलाके जो हैं साथ साथ हैं और किस तरह के इलाके हैं, ऑपरेशंस को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, क्या रिहायशी इलाके हैं ये? बिल्कुल, त्राल क्योंकि पहले से ही ये एक हसास इलाका माना जाता है। यहाँ से बड़े बड़े जो मिलिटेंट कमांडर्स यहाँ से निकले हैं और बुरहान वानी भी इसी मोहल्ले से हैं। तो जाहिर सी बात है इस ऋषि मोहल्ले में ये एनकाउंटर है और मीर मोहल्ला भी साथ ही है, तो दोनों मोहल्लों की खबर। लेकिन ऋषि मोहल्ला में ये जो है एनकाउंटर जारी है और हसास इलाका है, काफी आबादी वाला इलाका है। यहाँ पे रिहायशी मकानात बहुत सारे हैं। एक मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे इस तरह का ऑपरेशन अंजाम देना जो है काफी बड़ी बात है फोर्सेस के लिए, क्योंकि यहाँ फोर्सेस ये चाहती है कि कोई आम शहरी की हलाकत ना हो। बिल्कुल आशिक, सेना चाहती है किसी आम शहरी को नुकसान ना हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि एनकाउंटर साइट पर लोग पहुंचते हैं। अभी क्या कुछ इलाके के हालात हैं, क्या कुछ ऐसा देखने को यहाँ पर भी मिला? देखिए, अभी तक जो है तनाव तो है पूरे इलाके में, लेकिन जिस तरह की वो झड़पें फिर शुरू हो जाती है उसमें काफी जो दोनों तरफ से, एक तरफ से नौजवान जो है फोर्सेस पर पथराव करते हैं, फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। अभी तक इस तरह की नौबत नहीं पहुंची है, लेकिन जो आसपास के इलाकों में ये जो तनाव है ये बढ़ रहा है और नौजवान उनकी टोलियां भी जमा हो रही है। लेकिन इस चीज को जो है अभी तक ये उन गड़पों में, सभी गड़पों में इस चीज नहीं बदली है, लेकिन तनाव जो है पूरे इलाके में जो है बढ़ रहा है। आशिक, एक चीज जानना जरूरी है, जिस तरीके से हमने हंदवाड़ा में देखा, वहां पे सिविलियंस बीच में आ गए थे, प्रोटेस्ट हर जगह होता है, वहां लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था फोर्सेस के साथ साथ। ऐसे में यहां भी आप बता रहे हैं कि रिहायशी इलाके हैं, मीर मोहल्ला भी साथ है, तो क्या कुछ जरूरी इकदाम उठाए गए हैं फोर्सेस की जानिब से ताकि आम लोगों को कैजुअलिटी ना हो, इंजरीज ना हो, उनको परेशान ना हो वो इस एनकाउंटर के दौरान? सही बात है, जहाँ पे ये एनकाउंटर चल रहा है उससे बहुत दूर दूर तक जो है पुलिस की टुकड़ियां जो है, CRPF की टुकड़ियां हैं वो लगा दी गई हैं, नाके लगाए गए हैं और यही वजह है कि इंटरनल मोबाइल सर्विस को भी कल रात से ही बंद कर दिया गया है। लेकिन जो दूर दूर जो इस त्राल की तरफ से भी बड़े रास्ते हैं या छोटी गलियां हैं उनको सील किया गया है। जाहिर सी बात है नौजवानों को जमा होने की जो वो कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए फोर्सेस लगी है ताकि नौजवान ज्यादा जमा ना हो और जो टकराव है दोनों तरफ वो ना हो, और जो टकराव जो है फिर ऐसी जगहों में बदल जाता है जिससे फिर आम शहरियों की हलाकत होती है। उस चीज को रोकने के लिए पुलिस ने इकदाम उठाए हैं और इस पर काम जारी है। हालांकि एनकाउंटर भी जारी है, लेकिन साथ साथ इस चीज पे भी जो है पुलिस का फोर्स ये खबर भी सामने आ रही है कि अभी वहाँ 3 से 4 आतंकी भी छिपे हो सकते हैं, तो आपके पास क्या खबर है? ऐसी कोई खबर है कि 3 से 4 आतंकी अभी भी वहाँ छुपे हुए हैं? बिल्कुल, 2 से 3 जो है मिलिटेंट के यहाँ होने की खबर है, कल शाम से ही ये खबर है, लेकिन एक के अभी तक जो है मारे जाने की जो खबर सामने आई है। लेकिन जो पुष्टि जिसे हम कहेंगे या जो पुलिस जिसको ये कहेगी कि हाँ इस तरह का डेड बॉडी मिली है, अभी तक, क्योंकि जब तक डेड बॉडी आप हासिल नहीं करेंगे तब तक ये चीजें बातें होती हैं। लेकिन एनकाउंटर जारी है, लेकिन जो जराया है उनका ये कहना है जिस तरह क्षति पहुंचे, रिहायशी मकान को जो नुकसान पहुंचा है और जो डैमेज हुआ उसकी वजह से जो है उनको ऐसा लग रहा है कि 1 मिलिटेंट जो है अभी तक इसमें मारा जा चुका है, लेकिन अभी जो है जो डेड बॉडी है वो हासिल नहीं की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपके पास आएंगे और इस खबर पे आप नजर बनाए रखें। मीर मोहल्ला और ऋषि मोहल्ला में जिस तरीके से देर रात फोर्सेज ने, कल शाम की अगर बात करें तो यहां पे बताया गया कि फायरिंग की कुछ आवाजें सुनी गई और उसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया। मकामी लोगों की अगर माने उनकी तरफ से कल ये कहा गया था कि यहां आवाजें नहीं सुनाई दी गई थी, गोलीबारी नहीं हुई थी, ताहम जंगजू की जो मौजूदगी की इत्ला मिली थी वो फोर्सेस को पहले से थी और इस इत्ला के बाद फौज की 42 RR और 180 बटालियन CRPF और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इन दोनों जगहों का, मीर मोहल्ला और ऋषि मोहल्ला इलाके का मुहासरा कर
इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ताहम देर रात दोबारा, जिस तरीके से आशिक ने भी बताया कि 4:30 बजे दोबारा मिलिटेंट्स के साथ फोर्सेस का कांटेक्ट हुआ, गोलीबारी शुरू हुई और उसके बाद अब तक ये गोलीबारी का सिलसिला है वो जारी है। अब तक के इस अपडेट के मुताबिक 1 मिलिटेंट को मारा जा चुका है और इलाके में कितने मिलिटेंट हो सकते हैं, कितना वक्त ऑपरेशन में लग सकता है, इस बात की अभी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि रिहायशी इलाका है। फोर्सेस को भी जाहिर है ऑपरेशन में थोड़ी मुश्किलात होंगी। लगातार सेना आतंकियों के खात्मे में जुटी हुई है, लगातार जैश कमांडरों का खात्मा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जहां पर हंदवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराया था, वहीं पुलवामा में इस वक्त भी एनकाउंटर चल रहा है और इस वक्त बड़ी खबर है कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। 3 से 4 आतंकी होने की भी वहां पर खबर है, जिसका सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है और चुन चुनकर आतंकी को मारा जा रहा है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो कि ऑपरेशन अभी चल रहा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रियासत जम्मू और कश्मीर में सियासी हलचल क्या है और आज हर्ष, कल श्रीनगर में हमने देखा और आज जम्मू शहर में चुनाव आयोग कहें कि सियासी हलचल काफी तेज रहने वाली है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वफद जो है जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर है और कल दौरे का पहला दिन था। श्रीनगर राजभवन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े यूं कहें कि उनके बड़े चेहरे थे वो सामने आए। सिर्फ बड़े राजनीतिक पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए, सभी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बात में हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को कि उन्होंने क्या बातें कही कि चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अपनी समस्याएं चुनाव आयोग को बताई। अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार कह रही है कि रियासत में चुनाव हो और भी कई सारी पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि अब जम्मू पहुंच चुका है चुनाव आयोग और जम्मू में कई राजनीतिक पार्टियों से चुनाव आयोग की मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में, उनकी क़यादत में जम्मू कश्मीर में ये जो वफद है इलेक्शन कमीशन का पहुंच चुका है। कल श्रीनगर था और आज जम्मू है, यानी कल शाम को ही, सोमवार शाम को ही ये जो कमीशन है जम्मू पहुंच गया था। और कल की अगर बात करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी इस आला सतही टीम से मुलाकात की और बैक वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। अलग अलग मीटिंगों में सियासी जमातों ने कमीशन को अपनी अपनी राय से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल है वो तमाम चीजें सामने रखी गई और रियासत की तमाम सियासी जमातें जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो ने मौजूदा सियासी और गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करने के लिए एक साथ न सिर्फ लोकसभा बल्कि असेंबली इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो कल रियासत के 2 रोजा दौरे पर वादी पहुंची थी, रियासत की सियासी जमातों के साथ जो अलग अलग वफूद थे, अलग डेलीगेशंस थे, जिनकी सीनियर लीडर जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो उनकी क़यादत कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग मुलाकातें की, मीटिंग की। आसिफ, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हम तक जुड़ने के लिए। विनोद, जिस तरीके से श्रीनगर में कल चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की है, हमने बयानात भी सुने, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई और राजनीतिक पार्टी हो, सभी ने ये कहा कि चुनाव होने चाहिए। अगर जम्मू की बात करें तो आज जम्मू वो पहुंच चुके हैं, कई राजनीतिक पार्टियों से भी मुलाकात कर सकता है चुनाव आयोग। आज 9:30 बजे से मुलाकात का सिलसिला जारी होगा और ये करीब 10:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद आईजी और डिविजनल कमिश्नर के साथ इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम की मीटिंग होनी है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ मीटिंग होनी है और 6:30 बजे ब्रीफिंग के बाद 7:30 बजे वो यहाँ से टीम रवाना होगी। ये आज का शेड्यूल है। पॉलिटिकल पार्टीज, कश्मीर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चाहती हैं कि इलेक्शन इसी साथ हो जाना चाहिए, लोकसभा। लेकिन बीजेपी भी कहती है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला लेगी वो उनको भी मंजूर है। जो वो कहेंगे अगर लोकसभा और विधानसभा एक साथ करवाने तो पार्टी तैयार है। अगर विनोद बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी सभी लोकसभा चुनावों में सभी ऐलान कर चुके हैं कि सभी सीटों पर वो लड़ेगी। अगर बात करें बीजेपी और पीडीपी गठबंधन की, तो हमने देखा कि बीजेपी पीडीपी गठबंधन बना लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अब चुनाव होते हैं तो सरकार किसकी बनेगी? क्या गठबंधन बनेगा या फिर ये बीजेपी साफ कर चुकी है कि उनका ही सीएम बनेगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, ख्याली पुलाव बनाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का पता है कि उनका कश्मीर में कोई स्टेक पे नहीं है और अकेले दम पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि अगली रियासत में सरकार वो बना सके। जो भी सरकार आएगी उसमें बीजेपी का रोल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन आप कहें कि कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले अकेले सरकार बना सकते हैं? क्योंकि विनोद, अगर कश्मीर की बात कर ली जाए, सिर्फ कश्मीर की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पर ज्यादा हवा देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी इससे साफ इनकार कर रही है। बीजेपी ने ये साफ कहा है कि कश्मीर में भी बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण विनोद कुमार का संपर्क अभी फिलहाल के लिए हमारे साथ नहीं हो पाया है। हम दोबारा आसिफ इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को हम खबर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जम्मू पहुंच चुका है, जो राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात करेगा। बिल्कुल, कल जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो कश्मीर की सियासी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने पहले मुलाकात की और अलग अलग मुलाकातों में अपनी अपनी राय से आगाह कराया कमीशन को। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफद जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुआ और अली मोहम्मद सागर ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल जो है, इसको देखते हुए एक साथ दोनों इंतखाबात, पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए और न सिर्फ एक साथ कराने की बल्कि जल्द कराने की मांग की गई। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का वफद चौधरी ताज मोहिउद्दीन की क़यादत में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने पहुंचा और इन्होंने भी अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2008 के हालात का, 2008 से पहले 1996 के हालात का भी इन्होंने जो है हवाला दिया, वो कमीशन के सामने रखा कि तब इतने खतरनाक हालात थे या खराब थे, उसके बावजूद भी गैर यकीनी सूरत हाल के बीच भी इलेक्शन कराए गए थे। यानी कल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, पीडीएफ, डीपीएन, एनपीपी, बसपा, रांगपा सभी से विधानसभा चुनाव के पक्ष में एक बैठक हुई थी, लोकसभा चुनाव के पक्ष में चुनाव आयोग की बैठक हुई थी। सभी ने हामी भरी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाने चाहिए। पीडीएफ की बात करें तो हकीम मोहम्मद यासीन जो सदर हैं पार्टी के, वो एक पार्टी की तरफ से जो अपनी राय है वो सामने रखने गए। इलेक्शन कमीशन के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अब्दुल रहमान वीरी की क़यादत में ये वफद जो है इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुआ और साथ ही साथ इनमें अगर सीपीआईएम की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से इंजीनियर रशीद, उन्होंने भी अपनी पार्टी की जो का व्यू था वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और तमाम पार्टियों ने एक आवाज न सिर्फ ये कहा कि बल्कि चुनाव जल्दी एक साथ कराए जाएं, बल्कि राज्य में चुनाव जल्दी कराने की मांग की। हम अली मोहम्मद सागर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम कोशिश करेंगे कि वो हम तक जुड़ सकें, क्योंकि अली मोहम्मद सागर ने भी कल चुनाव के पक्ष में बयान दिया था। वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने चाहिए। तो चलिए आसिफ, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर आज बंद है। अगर कश्मीर ट्रेडर्स की बात करें तो यहां 370 और 35A के समर्थन में उन्होंने बंद बुलाया है। वहीं जमाते इस्लामी पर लगातार जो केंद्र सरकार शिकंजा कस रहा है, उनके ऑफिसों पर ताला जड़ रहा है, उसके विरोध में भी आज कश्मीर बंद है। तो कश्मीर बंद का असर आज शाम तक साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो हैं वो अब हुकूमत के इस फैसले को आड़े हाथों ले रही हैं और हमने पहले भी देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बयान आया और साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी सख्त अल्फाज में जो मजम्मत की इस फैसले की और उनका भी बयान सामने आया कि नतीजे जो हैं वो खतरनाक हो सकते हैं इसके। और ऐसे में अब जो तिजारती अंजुमन हैं, जो खासतौर से मैं बात करूं कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस और ट्रेडर्स यूनियन, उन्होंने कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज जो है हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ जो जमात पर पाबंदी लगाई गई है और दफा 35A को दरपेश जो खतरात हैं, ऐसा जो छेड़खानी की बात की जा रही है, छेड़छाड़ इस दफा के साथ या 370 के साथ होने जा रही है या होगी, उसको खतरात लाहक हैं। उसको देखते हुए तमाम जो ताजिर अंजुमन है उन्होंने आज हड़ताल की कॉल दी है और ऐसे में जो तिजारती अंजुमन है उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि तमाम जो ये अंजुमन है वो पर हिलाल हंजूरी लगातार अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हम तक जुड़ने के लिए। हिलाल, कश्मीर आज बंद है। कश्मीर ट्रेडर्स की बात करें तो जहां 370-35A के समर्थन में उन्होंने कश्मीर बंद बुलाया, वहीं जमाते इस्लामी पर जो केंद्र सरकार प्रतिबंध लगा रही है उसके विरोध में भी उनका बंद बुलाया गया है आज। जी बिल्कुल हर्ष, ये बंद जो है ये कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के साथ साथ जितनी भी ताजिर अंजुमनें हैं, जितनी भी ताजिर पार्टियां हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स है,
उन्होंने मिलजुल कर ये दी है। और इस इजलास में कल सिविल सोसाइटी की कुछ जमातें भी थी जिन्होंने कश्मीर में जो आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर को हासिल इख्तियारात स्टेट सब्जेक्ट राइट्स है उसमें, और जो कुछ खदशात उन्होंने जाहिर किए हैं गवर्नर के जो रिसेंटली उन्होंने रिजर्वेशन एक्ट में तरमीम की है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात को या जम्मू कश्मीर में जो खुसूसी स्टेटस है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और दूसरी बात, उन्होंने जमात इस्लामी को लेकर जिस तरह से पाबंदियां आयद की गई हैं, उनके स्कूल्स वगैरह बंद किए गए थे, तो उस पर भी उन्होंने ये बंद बुलाया है। और इस बंद का असर आज चूंकि सुबह सुबह ही है अभी, तो पूरे कश्मीर में भी लग रहा है कि गाड़ियां जो है वो बिल्कुल बंद है, बाजार बिल्कुल बंद है। लेकिन ये बंद का असर कितना रह सकता है ये तो अभी 10 साढ़े 10 के बाद ही पता चल सकता है। इससे पहले भी कश्मीर बंद की कॉल्स दी जाती रही हैं हिलाल। आज तो शहर श्रीनगर में जो नॉर्मल लाइफ है थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, लेकिन क्या साउथ कश्मीर या साथ ही साथ सेंट्रल और शुमाली कश्मीर से भी इस बंद को पूरा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है? जी हाँ, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ये सिर्फ कश्मीर श्रीनगर की ताजुल-अंजुमन नहीं है, बल्कि मैंने इससे पहले भी कहा कि जितने भी वैली वाइड जितने भी छोटी छोटी अंजुमन हैं, चाहे टाउन्स के हैं या बाकी इलाकों के हैं, तो उन्होंने इसका सपोर्ट किया है। और इस सपोर्ट के साथ साथ इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी इस बंद की सपोर्ट में हिमायत की है। और इस तरह से इस बंद का असर जो है लगता है कि पूरे कश्मीर में आज देखने को मिल सकता है। लेकिन सुबह सुबह की अगर बात करेंगे तो अभी चूंकि दुकानें खुली नहीं है और 10 बजे के बाद ही दुकानें खुलती है, तो इस तरह से अभी भी ऐसा लगता है कि बंद का असर जो है वो रह सकता है। और बात कर ली जाए 35A को लेकर, जहां 35A सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अभी उसकी सुनवाई चल रही है, सुनवाई होनी है। और बात करें अगर जमाते इस्लामी की, तो जमाते इस्लामी पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर उनके ऑफिसों पर ताला मढ़ा गया है। हालांकि रोहित कंसल ने यह साफ किया कि उनके स्कूलों, कॉलेजों या मस्जिदों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, उसके बावजूद ये बंद देखने को मिल रहा है। देखिए, जमात इस्लामी उनका मानना है कि एक तो समाजी काम करते हैं, एक तो फलाही काम करता है, और उसके साथ साथ वो दीनी प्रचार जो है वो आम करते हैं। तो उनका मानना है कि एक इलेक्शन स्टंट है, तो इसकी वजह से इस तरह से जो कश्मीर की आबादी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। तो यही एक वजह है जिसको बुनियाद बनाकर जो ताजुल अंजुमन हैं उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को लेकर कश्मीर के अवाम को टारगेट बनाया जाता है, तो इस तरह से इन चीजों को नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं तो उसके बाद हड़ताली कॉलें आती हैं या फिर माहौल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनका तिजारत जो है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज हो जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने कल ये बात जोर देकर कही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कोई कदम अमन को लेकर उठाएगा तो जो जितनी भी ताजुल अंजुमनें हैं वो उस अमन के साथ होंगे, उस अमन के कदम के साथ वो 10 कदम में लाने के लिए तैयार है, क्योंकि अमन के साथ ही उनका टूरिज्म या उनका तिजारत जुड़ा हुआ है, जिससे उनकी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं वाबस्ता है। बिल्कुल, अगर रीजनल पार्टी की बात कर ली जाए हिलाल, तो देखा होगा आपने भी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने भी प्रदर्शन किया है। लगातार उनकी तरफ से भी जमात इस्लामी को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और जहां जमात इस्लामी को लेकर आज कश्मीर बंद भी है। तो रीजनल पार्टी की अगर बात करें तो रीजनल पार्टी प्रदर्शन करी है। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल ये कह रहे हैं कि अलगाववादी और राजनीतिक पार्टियों के बयान में फर्क होना चाहिए, कश्मीर में अमन होना चाहिए। देखिए हर्ष, जब PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जमात इस्लामी की तरफ से उन पर लगाई गई पाबंदी को हटाने की बात कही है, तो उसमें उन्होंने ये बात भी खास तौर पर कही कि जब वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, जब वो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी, तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें बताया गया कि जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई जाए और उनके जो लीडर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो महबूबा मुफ्ती ने बतौर चीफ मिनिस्टर कहा कि वो इस पाबंदी के खिलाफ रही है, क्योंकि उन्हें कुछ भी जमात इस्लामी के खिलाफ नहीं मिला है। जैसा कि जमात इस्लामी को पर इल्जाम लगाया गया है कि वो गैर कानूनी तरीकाकार में या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में वो शामिल है। तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी तब उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा उनके खिलाफ, तो इस वजह से उन्होंने मना किया है जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने के लिए। तो इस तरह से आज भी अगर रीजनल पार्टीज एहतिजाज पर है और वो कहती है कि जमात इस्लामी पर पाबंदी उठाई जाए, तो उसकी बुनियाद यही है कि शायद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या मुल्क में जो हिज़्ब इख्तियार सबसे बड़ी जमात है उन पर ये इल्जाम है कि वो इलेक्शन टैक्टिक्स के तौर इस तरह की चीजें करते हैं, जिसकी वजह से
फिर कश्मीर में हालात जो है दरहम बरहम हो जाते हैं। हिलाल हंजूरी, एक तरफ जहां पॉलिटिकल पार्टीज का जमात की सपोर्ट करना, और जमात कोई छोटी नहीं है, पूरी वादी में हमने देखा कि लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, और जमात का असर जो है वादी में बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जमात की तरफ से भी ये खबरें थी कि जमात कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है इस फैसले के खिलाफ, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की टीम जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, आज बंद है, और ये बंद का सिलसिला आगे भी रह सकता है, कुछ दिनों में और भी देखने को मिल सकती है ऐसी हलचल। ऐसे में आगामी चुनाव पर क्या इसको उस चुनाव से जोड़ा जा सकता है, क्या असर रहेगा, खासतौर से वादी की मौजूदा सूरत हाल को भी देखते हुए? देखिए आसिफ, जमात इस्लामी जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि बड़ी जमात है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में इस जमात का एक काडर है, और जम्मू कश्मीर में इसका काडर जो है इसे काफी मजबूत तस्वर किया जाता है, और वाकई इनका जो असर होगा वो आने वाले इंतखाबात में भी जरूर होगा, क्योंकि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में तकरीबन 300 के करीब जो स्कूल चलाते हैं, उसके साथ साथ इनके जो दरसगाहें हैं या इनके बाकी जितने भी इदारे हैं, यतीम खाने हैं, और इनकी मसाजिदें भी कई सारी हैं। अगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई हमला किया होता, यानी उन्हें बंद करने की बात की होती, चूंकि रोहित कंसल का बयान भी सामने आया है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो कश्मीर की हर कोई फेटर्निटी, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो सियासी अंजुमने हैं, तो उनका मानना है कि ये 300 स्कूल जब बंद हो जाते हैं तो उसके बाद वही तालिब इल्म अगर सड़कों पर आ गए तो उससे हालात बहुत पेचीदा हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं, और यही वजह है कि शायद गवर्नमेंट ने अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए ये जो खबरें आ रही थी कि फिलहाल उनके स्कूल जो है वो खुले रहेंगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ लीडरान के खिलाफ ये कार्रवाई है। तो और इस पाबंदी को सिर्फ 5 साल तक रखने का भी कई हलकों ने सवाल उठाया कि अगर वाकई ये ऑर्गेनाइजेशन गलत काम करती थी, गैर कानूनी काम करती थी या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां चलाती थी, तो क्या वजह है कि सिर्फ 5 साल तक ही इस पर पाबंदी लगाई गई? कहीं ये कोई इलेक्शन स्टंट तो नहीं है, कहीं इस पर सियासत तो नहीं की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी कहा कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है, और शायद उस चीज के लिए भी वो अपनी प्रिपरेशंस जो है वो जारी व सारी रखी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर अगर जमात इस्लामी पर पाबंदी नहीं हटाएगी तो उसका असर जमीनी स्तर पर खूब देखा जा सकता है। एक आखिरी सवाल हिलाल, बात अगर 35A को लेकर करें तो 35A के समर्थन में भी ये बंद रखा गया है। 35A का मुद्दा अभी कोर्ट में है, और बात अगर राजनीतिक पार्टियों की करें तो राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपने सुना होगा बयानात, फारूक अब्दुल्ला बोले कि चुनाव करवाएं और जल्दी कोई भी अगर राज्य में सरकार आती है वो फैसला करे कि 35A का निर्णय क्या होगा। अगर वह बात वरिष्ठ वकीलों की करे, राज्यसभा सांसद जेठमलानी की, तो उन्होंने भी कहा कि 35A से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इससे पीएम मोदी को भी अवगत कराया गया था। कई राजनीतिक पार्टियां भी 35 से 370 के समर्थन में आई हैं। देखिए, जितनी भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है या जम्मू कश्मीर की आवाम है, उन्हें मुल्क के कानून पर और उसके साथ साथ मुल्क के कोर्ट पर ये पूरा भरोसा है कि उनके हक में ये फैसला आ सकता है और जो कोर्ट है वो उनके साथ इंसाफ कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पर खदशात हैं तो वो मरकजी सरकार पर है, क्योंकि उनका मानना है कि मरकजी सरकार जहां मुल्क में भारतीय जनता पार्टी है, और वहीं पर उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर जो एक पार्टी बनी हुई है इस केस की, यहाँ पर भी गवर्नर राज है, तो उन्हें वो भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो काउंटर एविडेंट्स उसमें भरने थे जम्मू कश्मीर में 35A की प्रोटेक्शन के लिए, ये खदशात उन्हें है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड और स्टेट गवर्नर का स्टैंड शायद उन्हें लगता है कि वो ठीक नहीं रह सकता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कहीं जम्मू कश्मीर का केस जो है 35A को दिफा के लिए या उसकी डिफेंस के लिए कहीं कमजोर न पड़े। तो अगर कहीं पर खदशात है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर गवर्नर के स्टैंड पर है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से तुषार मेहता ने इस केस की पेशी को लेकर जो बात कही थी, उसके बाद ये खदशात ने ज्यादा जो है जोर पकड़ा है, और इसी वजह से वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई पॉपुलर गवर्नमेंट आए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो इस केस की सही मानों में पैरवी कर सके और इसकी दिफा के लिए इकदाम उठा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और तमाम जो आज कश्मीर बंद से जुड़ी हुई खबरें हैं, पल पल की जो अपडेट्स हैं, वो अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। और आज अगर बात करें तो आज कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस और ट्रेडर्स यूनियन की जानिब से मुश्तरका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि जमात के खिलाफ जो सरकार की तरफ से 5 साल की पाबंदी लगाई गई है और
आर्टिकल 35A के साथ छेड़छाड़, इसे लेकर आज बंद की कॉल है। ताहम आज 10 और 11 बजे के बाद तमाम जो पूरी सूरत हाल है वो वादी के मुख्तलिफ अजला से सामने आएगी कि इस बंद का कितना असर है। शटर डाउन हड़ताल की आज कॉल दी गई है और कल ही ये कहा गया था, ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से जो ट्रेडर यूनियंस हैं, जो तिजारती अंजुमन है, उनकी तरफ से कहा गया कि पहले ही रियासत जम्मू और कश्मीर में सियाहत और तिजारत को बड़ा धचका लगा है, वादी खास तौर से ज्यादा नुकसान में है, टूरिज्म को एक कहीं ना कहीं सेटबैक लगा है मौजूदा हालात की वजह से। तो ऐसे में दोबारा इस तरह के हालात जो है वो खराब दोबारा हो सकते हैं इस तरह के फैसलों से। लिहाजा हुकूमत को इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए और पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी एहतजाज कर चुकी है। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो दोबारा एक बार इस फैसले को लेकर सोचे ताकि हालात मजीद अबतर ना हो। बिल्कुल आसिफ, सीमावर्ती इलाकों की भी बात करेंगे, लेकिन अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें पुलवामा एनकाउंटर को लेकर कि पुलवामा एनकाउंटर में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 आतंकवादी बताए जा रहे हैं कि 2 आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं। एनकाउंटर की खबर से लगातार हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। पुलवामा में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है, सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम दोबारा से आशिक के पास थोड़ी देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे कि हमारा संपर्क उनसे हो पाए, पूरी जानकारी हम ले पाए। इस वक्त खबर यह सामने आ रही है कि 2 आतंकवादी अभी भी छिपे हैं किसी मकान में, जिसको लेकर सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवाए हैं। पुलवामा की खबर है जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक आतंकवादी को अभी फिलहाल ढेर किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक आतंकवादी को सेना ने मार गिराया है। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आशिक से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, लगातार वो इस खबर पर अपडेट देंगे हमें। बिल्कुल, आगे भी हम इस खबर से जुड़े जो एनकाउंटर से अपडेट्स हैं वो अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं, जरा सरहदी इलाकों की बात कर लेते हैं जहां पिछले कुछ दिनों से तनाव था और पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरीके से कशीदगी में लगातार इजाफा होता चला जा रहा था और उस इजाफे में कहीं ना कहीं 2 दिन तक देखी गई कहीं ना कहीं रोकथाम लगी, ब्रेक लगा। और कल और परसों की बात करें तो सीमा पार से जो सरहद पार से गोलीबारी हो रही थी उसको थोड़ा ये देखा गया कि सरहदी इलाकों में वो कम हुई। ताहम कल सुबह की बात करें, एक दिन के वक्फे के बाद कल सुबह प्लांवाला सेक्टर जो अखनूर है, बिल्कुल सरहद से जुड़ा हुआ सटा हुआ इलाका, यहां पाकिस्तानी फौज की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, गोलीबारी हुई और उसके बाद पूरे दिन खामोशी छाई रही। ताहम देर शाम करीब 6:30 बजे दोबारा खबर आई कि शाहपुर सेक्टर, शाहपुर और किरनी हर्षी वो इलाके हैं जहां पर अब तक गोलीबारी बिल्कुल नहीं हुई थी। अगर इन पिछले 10 से 15 दिनों की बात करें, बीच बीच में ये सिलसिला लगा रहता था, दोनों अफवाज के दरमियान छोटे हथियारों से गोलीबारी जो है वो तबादला होता रहता था आमने सामने। लेकिन इस बार जो पिछले 10 से 15 दिनों में जो 14 फरवरी के बाद कशीदगी बढ़ी है उसमें तब हालात खराब हुए इस इलाके में जब कल देर शाम यहां जबरदस्त शेलिंग देखने को मिली और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। लोगों में डर था क्योंकि जो जंगी तैयारे थे वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखे पिछले कुछ दिनों में और कल भी इस इलाके में देखा गया कि आसमान में जिस तरीके से जो जहाज या हेलीकॉप्टर्स जो घूम रहे थे उससे लोगों में खौफ और हरास और भी पैदा हो गया और लोगों की तरफ से जो है, हालांकि ये तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, ना कोई एडवाइजरी जारी की गई कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, बल्कि लोगों ने कहीं ना कहीं खुद जो है वो महफूज मकामात पर जान बचाने की कोशिश की, महफूज मकामात पर या सरहद से पीछे हटना शुरू कर दिया। इस बार उल्लंघन किया जा रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी देर रात 3 बजे से लेकर और सुबह 6:30 बजे तक लगातार गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई। अगर शाम ढलते ढलते कल की बात करें तो शाहपुर किरनी में भी पाकिस्तान ने लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया। कई दिनों बाद ये सीजफायर उल्लंघन वहां शाहपुर किरनी में देखा गया। जमशीद मलिक लगातार इस खबर पर हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद हम तक जुड़ने के लिए। जमशीद, अगर आपकी बात करें तो तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो अभी क्या गोलीबारी जारी है, किस किस एरिया में अगर गोलीबारी की जा रही है? सीमावर्ती इलाकों की बात करें क्योंकि राजौरी, नौशहरा, पूंछ, उरी, अगर सभी सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन जारी है। जी हर्जी, आज इस वक्त तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर खामोशी है, मगर जिस तरह कल हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर ना जंग माहिदे की खिलाफवर्जी करते हुए पुंछ के शाहपुर और कस्बा इलाके में तकरीबन 6 से 7 घंटे तक शहर को निशाना बनाते हुए गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर नहीं है, मगर
इस इलाके में गोलाबारी के बाद लोगों में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस इलाके में तकरीबन 2 या 2.5 महीने के बाद इस तरह की शिद्दत की गोलाबारी देखने को मिली है। क्योंकि हालांकि पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल के पूरा पुंछ और राजौरी अजला में गोलाबारी का सिलसिला जारी है, मगर शाहपुर और केरनी सेक्टर ऐसा सेक्टर था जहाँ कुछ अर्सा फायरिंग बंद थी। मगर कल जिस तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर शाहपुर और कस्बा इलाके में गोलाबारी की, इससे लोगों में डर व खौफ देखने को मिल रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर लोगों को डर व खौफ देखने को मिल रहा है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी कर रहा है। जी जमशेद, कल 6:30 के आसपास जो है शाहपुर, कस्बा, किरनी, ये तमाम वो इलाके थे, यहाँ गोलीबारी शुरू हुई और हैवी शेलिंग की जा रही थी। और पिछले 10 से 15 दिनों में हमने देखा इस इलाके में गोलीबारी नहीं हुई थी। हालांकि बीच में छोटी छोटी जो छोटे हथियारों से जो इस्तेमाल किया जाता था दोनों अफवाज की जानिब से, वो लगा रहता था। ताहम जो कल शेलिंग देखने को मिली वो कब रुकी और उसके बाद रात के क्या कुछ हालात रहे दीगर इलाकों में और खासतौर से कस्बा, किरनी और शाहपुर के इन इलाकों में? आसिफ जी, कल 6 बजे जिस तरह गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तकरीबन 12 बजे तक लगातार चलता ही रहा, जिसमें हैवी हथियारों का इस्तेमाल किया, बड़े हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और इसके बाद लोगों में डर व खौफ देखने को न मिल रहा है। मगर क्योंकि जिस तरह आपने पहले भी कहा कि कस्बा इलाका और ये शाहपुर केरनी सेक्टर पिछले 2 या 3 महीने से इस सेक्टर में गोलाबारी का सिलसिला थमा हुआ था और लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी। मगर कल जिस तरह एक बार फिर पाकिस्तान ने इस इलाके को निशाना बनाकर गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, उसके बाद लोगों में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है। जिस तरह मरकजी सरकार की तरफ से लोगों को ऐलान किया गया है कि जल्द ही राजौरी और पुंछ में 400 इजाफी बंकर बनाए जाएंगे, वही देखते हुए लोगों में ये मांग बढ़ने लगी है कि जल्द से जल्द इन इलाकों में बंकरों का काम शुरू किया जाए ताकि लोग इस हालात में अपने बाल बच्चों के साथ अपनी हिफाजत कर सकें। क्योंकि राजौरी और पुंछ का एक बड़ा हिस्सा आज भी बंकरों के बिना खाली पड़ा हुआ है, जिससे लोगों में काफी डर व खौफ भी है। लोगों का कहना भी है सरकार को कि जल्द से जल्द इन इलाकों में बंकर बनाए जाएं, क्योंकि पिछले 3 या 4 वर्षों से लगातार ही लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका जो है, इस पर अगर हम ये कहें बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों के लिए का कोई एडवाइजरी जारी करी गई है? क्योंकि पिछले दिनों स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। कल शिवरात्रि थी, शिवरात्रि की वजह से भी स्कूलों की छुट्टी थी, तो अब क्या कुछ उम्मीद है कि स्कूल कब खुल रहे हैं? क्योंकि बीच बीच में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, लेकिन अभी थोड़े हालात सामान्य होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी आज तो 6 दिन 7 दिन के बाद किसी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि स्कूल आज से जरूर लगाए जाएंगे, मगर जो केरी और ये इलाका है इन इलाकों में हालात को देखते हुए स्कूल लगाए जाएंगे। क्योंकि पहले ही जिला इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि अगर हालात कशीदा होते हैं तो वो स्कूल को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। मगर आज किसी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं हुई, जो पिछले लगातार 5-6 दिन से एडवाइजरी जिस तरह स्कूलों को बंद करने की जारी होती थी, आज किसी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि आज स्कूल आज से बहाल होंगे। जी जमशेद, जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि करीब 500 लोगों ने जो प्लान किया है, इस खबर में कितनी सच्चाई है? कौन कौन से इलाके हैं? आपने खुद लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ इलाकों का दौरा किया है, क्या नौशहरा या मेंढर से कुछ ऑफिशियली इस तरह की बात सामने आई है या छजला से भी कहा गया था कि वहां से भी लोग नकल मकानी कर रहे हैं? तो क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ इतलात हैं इसे लेकर? जी आसिफ जी, छजला मेंढर इलाके से कुछ लोगों ने जरूर नकल मकामी की है और जिस तरह कुछ अखबारात में इसमें आया है कि 500 के आसपास लोगों ने फ्लाइंग किया, मगर सरकारी तौर पर इसकी किसी ने नहीं माना। इसको सरकारी तौर पर किसी ने नहीं अभी तक माना, क्योंकि लोगों को कहना है कि अपनी मर्जी की वजह से खुद लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि लोग खुद ही आए हैं नीचे की तरफ। अभी तक जिला इंतजामिया की तरफ से इस तरह के कोई ऐलान नहीं किए गए। वहीं दूसरी जानब जिला इंतजामिया ने पुंछ में जलास इलाके से, जहाँ चंद रोज पहले एक ही घर के 3 अफराद इस गोलाबारी में हलाक हुए थे, वहां से लोगों ने फ्लाइंग किया, जिनको जिला इंतजामिया ने पुंछ के कनुइया के एक सरकारी स्कूल में पना दी है। मगर इस छजला और इस इलाके की बात करें, छजला पथरी इलाका है जहां से लोगों ने 4 दिन पहले ही फ्लाइंग करना शुरू की थी, क्योंकि इस इलाके में पिछले लगातार कई रोज से लगातार ही गोलीबारी का सिलसिला जारी था, जिससे लोगों में डर व खौफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस इलाके में हलाकत भी हुई, उसके बाद लोगों में ज्यादा डर देखने को मिला। लोगों ने खुद ही फ्लाइंग करना शुरू कर दिया और अभी तक किसी सरकारी इमारत में नहीं, बल्कि वो अपने रिश्तेदारों के घरों की तरफ
रुक कर चुके हैं, मगर अगर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मार्ग जमशीद, हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी जिस तरीके से जमशीद बता रहे हैं कि अभी सीमा पर अभी किसी तरह की फायरिंग की खबर कोई नहीं है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सरकार की तरफ से भी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बंकर्स बनाने का काम शुरू हो चुका है। जहां पहले भी काफी बंकर्स बनाए गए थे, वहीं 400 बंकर्स का ऐलान भी किया जा चुका है। अभी फिलहाल कोई गोलीबारी की खबर सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल, सरहदी तनाव के बीच अगर देखें तो इसका सीधा असर भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली राह मिलन बस सर्विस पर भी पड़ा। एक तरफ जहां श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस पर भी इसका असर पड़ा, दूसरी तरफ अगर पुंछ रावलाकोट की बात करें तो कल यहां भी राह मिलन बस सर्विस, यहां से तो बसों को रवाना किया गया। ताहम अगर चकंदाबाग की बात करें, इस सेक्टर में जब पाकिस्तान के इलाके के अंदर इन बसों को दाखिले की इजाजत दी जाती है तभी लोग आर पार हो पाते हैं, दोनों साइड्स के गेट्स खोलेंगे। लेकिन कल पाकिस्तान ने अपनी तरफ से गेट खोलने जो है उसके लिए इनकार कर दिया। जिस तरीके से जो भारत की तरफ से भी कहा गया, इंतजामिया की तरफ से जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से कहा गया कि उनने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की पाकिस्तान की इंतजामिया से, जो खासतौर से चकंदाबाग सेक्टर में वहां जो तैनात सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की। ताहम वहां उनकी तरफ से कोई मौजूद नहीं था, ना उनकी तरफ से कोई वापस रिस्पॉन्स आया। और उसके बाद जिला पुंछ की इंतजामिया ने और राजौरी के जो लोग थे इंतजामिया की तरफ से उन तमाम लोगों को वापस लाया गया, वापस बसेस से पुंछ और वापस अपने रिश्तेदारों के साथ उन्हें घर जाना पड़ा। ताहम उन लोगों के लिए मुश्किलात अब दोबारा इसलिए भी बड़ी हैं क्योंकि यहां जब भारत और पाकिस्तान के लोग आर पार होते हैं तो सिर्फ 28 दिन का वीजा लगता है और लोगों की मांग पहले से रही है कि इसको बढ़ाया जाए। ये अवधि जो है ये कम से कम 3 महीने की या 2.5 महीने की होनी चाहिए ताकि लोग और भी वक्त अपनों के साथ बिता सकें। और 28 दिन की का खत्म, लोगों का ये जो वक्त है वो खत्म हुआ चाहता था। तकरीबन 25 से 26 दिन इन लोगों के हो चुके थे और 1-2 दिन पहले ही वापस लोगों को निकलना होता है। तो ऐसे में वीजे के दौरान या कागजात जो है, कागजी कार्रवाई है वो पूरी करने के दौरान दोबारा लोगों को मुश्किलात हैं। कल भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको बाइट सुनाएंगे जो ऑफिशियली हमारे पास है। कल पाकिस्तान की तरफ से गेट नहीं खोले गए और उसके बाद मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि तमाम लोगों को वापस ले जाया जाए। और ऐसे में जब पुरतनाव हालात हैं, न सिर्फ इन लोगों के लिए मुश्किलात हैं बल्कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी बार बार गोलीबारी से मुश्किलें बढ़ रही थी। ताहम गोलीबारी का सिलसिला थमा, बस सर्विस आर पार होनी थी, राह मिलन कल राह मिलन नहीं बन सकी और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही ये सिलसिला दोबारा ठीक हो। कल ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब ये बस सर्विस कैंसिल हुई, यहां पर भी फिर मुअत्तल करनी पड़ी, वो आपको सुना देते हैं। हमारा जो ये राह मिलन बस सर्विस है वीकली चलती है मंडे टू मंडे। तो रूटीन में आज भी हमारी बस 3 पैसेंजर थे जो इमिग्रेशन सेंटर पर थे वो लोग, और हम तो आगे अपने गेट तक गए क्रॉसिंग तक। तो हमने कोई 1-1.5 घंटा वेट किया वहाँ पे और उस साइड से पीओके की साइड से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई बंदा वहाँ उस गेट पे आया नहीं, फ्लैग मीटिंग वहाँ नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारी क्रॉसिंग आज ना हो सकी। तो राहत मिलन की खबर हम आपको बता रहे हैं। कार्यान्वयन बस सेवा और राहत मिलन बस सेवा लगातार प्रभावित रही। आपको बता दें कि सोमवार को ये चलती है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गेट ना खोले जाने से लोगों को परेशानी हुई। ये करार किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच कि कार्रवाई अमन बस सेवा के तहत भारत के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भारत आ सकेंगे। अगर लोगों की बात करें तो लोगों का लगातार यही कहना है कि दोनों देशों के बीच अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए। लोग आपस में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। लोगों में अगर खासकर बात करें तो समझौता एक्सप्रेस की भी अगर आसिफ कल बात कर ली जाए तो कल समझौता एक्सप्रेस चली, 12 यात्री यहां से वहां गए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान से भी कुछ यात्री भारत आए। तो लोगों की यह बाइटें भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई थी। लोग यही चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच अमन कायम रहे। बिल्कुल, कल अच्छी खबर यह थी कि समझौता एक्सप्रेस कल लाहौर से दिल्ली के लिए भी पहुंची और परसों यहां से एतवार को दिल्ली से लाहौर के लिए जो रवाना की गई थी। 3 मार्च तक भारत की तरफ से भी इसी जो भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी है, जो तनाव है, इसको देखते हुए पाकिस्तान की जानिब से जब लाहौर से ट्रेन सर्विस को रोका गया था तो यहां से भी फिर 3 मार्च तक फैसला लिया गया था कि सर्विस को मुअत्तल किया जाए। उसके बाद 35 से 36 ऐसे स्टेशन थे जहां पर यात्री फंसे हुए थे, मुसाफिर दरमांदा थे, ताहम उन्हें कल राहत नसीब हुई।
एतवार को यहां से ट्रेन सर्विस गई और आज कल जो देखी हमने वापस जो दिल्ली अटारी जो ट्रेन सर्विस है वो कल लाहौर से दिल्ली वापस आई। और भारत और पाकिस्तान की कशीदगी का असर हर्ष अब अजमेर उर्स में आने वाले जो जायरीन थे, जो लोग थे पाकिस्तान से, उन पर भी देखा गया। पाकिस्तान के मुताबिक उन्हें वीजा नहीं दिया गया। जिन लोगों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चल रहा है वहां लोगों ने आना था, उन्हें जो पाकिस्तान की तरफ से जो खबर जो एजेंसी है ANI उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से जो बयान है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो लोग यहां आने थे उन्हें वीजा नहीं दिया गया। तो साफ तौर पर इस कशीदगी का असर दोनों ओर दिख रहा है। एक तरफ जहां राह मिलन बस सर्विस कल रोकनी पड़ी, पाकिस्तान की जानिब से दरवाजे जो अपने उसके इलाके के थे वो नहीं खोले गए, दूसरी तरफ ट्रेन सर्विस जो समझौता एक्सप्रेस थी वो चली। लेकिन जहां हम ट्रेन और सड़कों के राब्ते की बात करते हैं वहीं जरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात कर लेते हैं। नदीम हमारे साथ जुड़ेंगे। आज क्या कुछ ताजा सूरत हाल है? मौसम में आज बेहतरी है रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर कई इलाकों में आज धूप खिली है, ठंड लगातार जो है वो पारा गिरता जा रहा है, ठंड अभी भी बरकरार है। और कल दोबारा हमने देखा कि एक दिन के अंतराल के बाद जिस तरीके से एतवार से गाड़ियां काफी दरमांदा थी, मुसाफिर दरमांदा थे और 300 से 400 के बीच जो मुसाफिर गाड़ियां थी वो उधमपुर से रामबन तक फंसी थी। ताहम कल सुबह इन तमाम गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत मिली। कल जम्मू से श्रीनगर के लिए गाड़ियां, ये तमाम जो दरमांदा गाड़ियां थी, हालांकि जम्मू से किसी गाड़ी को निकलने की इजाजत नहीं मिली, जो सिर्फ वाहन जो यात्री वाहन फंसे हुए थे उन्हीं गाड़ियों को रवाना किया गया। तो हाईवे की खबर से हम आपको लगातार अपडेट करवा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि नदीम हमारे संवाददाता जुड़े रहे। लगातार भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद था जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, लेकिन वो कल एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चल सके। नदीम बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जुड़ने के लिए। नदीम लगातार हाईवे की खबर से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अगर अभी की सूरत हाल की बात करें तो अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि खबर यह है कि मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है और हाईवे को खोल दिया गया है। जी हर्ष, बिल्कुल जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें, अगर मौसम को देखें आज हम तो वेदर प्रेडिक्शन है कि आने वाले जो एक हफ्ते तक मौसम साफ रहेगा, तो वैसे ही आज देख रहे हैं हम खिली धूप है। और अगर हम व्हीकुलर मूवमेंट की बात करें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे, तो आज भी जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें वादी कश्मीर की जानिब चलने की इजाजत है, क्योंकि वादी कश्मीर की बात करें तो एसेंशियल कमोडिटीज की वहां पे काफी ज्यादा कमी हो गई थी और जो वहां की एसेंशियल कमोडिटीज है उनके जो रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए जो ट्रैफिक प्लान के अकॉर्डिंगली आज भी जो है माल बरदार गाड़ियों को वादी कश्मीर की जानिब बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। ताम अगर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे सिंगल क्रॉसिंग काफी मकामात पर है, लेकिन गाड़ियों की जो आमद-रफ्त है इस वक्त जारी है और कहीं स्लो मूवमेंट है, ट्रैफिक जैमिंग भी देखने को मिल रही है। लेकिन मुसाफिरों के साथ साथ वहां के जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें भी राहत मिली है मौसम साफ होने के बाद। और जो गाड़ियां श्रीनगर से जम्मू की जानिब, जो जम्मू से श्रीनगर की जानिब जा रही है, तो मुखालिफ सीमत से आज किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। जी हर्ष। नदीम, आज जम्मू से किसी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं है, ताहम जो गाड़ियां अभी तक जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक कि सिर्फ उधमपुर और रामबन में जो दरमांदा गाड़ियां हैं, मुसाफिर हैं, उन्हीं को आगे जाने की इजाजत मिलेगी। तो ऐसे में जो मुखालिफ सिमत से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी क्या कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि काजीगुंड में हमने देखा काफी लंबा जाम था, दूसरी तरफ से भी लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं वापसी के लिए। तो इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी नई जारी है, की गई है कोई नोटिफिकेशन जिसके मुताबिक कल इन लोगों को वापसी का कोई मौका दिया जा सके, या फिर कुछ तो दिन और ये इंतजार लंबा हो सकता है इन लोगों का? जी आसिफ, देखिए जिस तरह से हम बात करें जो मुखालिफ सिमत से आने वाले जो मुसाफिर हैं, चाहे वो मुसाफिर बरदार या माल बरदार गाड़ियां हो, तो ये कहीं न कहीं मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस है। लेकिन कल ट्रैफिक प्लान क्या होगा ये अभी तक इस चीज का फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, चाहे हम जो जम्मू में फंसे मुसाफिर हैं उनकी बात करें या फिर जो कश्मीर में फंसे मुसाफिर हैं उनकी बात करें, काफी तरह की प्रॉब्लम वो फेस करने पर मजबूर है। लेकिन जो वादी कश्मीर में एसेंशियल कमोडिटीज की कमी थी उसको पूरा करने के लिए जो है आज 3 रोज से मुसलसल देख रहे हैं कि गाड़ियों को वादी कश्मीर की जानिब चलने की इजाजत है। मे भी हो सकता है कि कल, क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता 3 दिनों से जो है गाड़ियों को वादी कश्मीर की जानिब चलने की इजाजत है, तो कल हो सकता है शायद जो काजीगुंड में फंसे मुसाफिर हैं उन्हें वादी जो जम्मू की जानिब चलने की इजाजत होगी। लेकिन जो जम्मू में स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है जिन्हें चलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही चलाया जा रहा है,
तो जम्मू में जो मुसाफिर फंसे हैं हो सकता है कल का दिन भी उन्हें इंतजार करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार नदीम हमें बता रहे हैं कि हाईवे पे हालात क्या है। अभी फिलहाल हाईवे को खोल दिया गया है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग जहां अनुमान जता रहा था कि भारी बर्फबारी बारिश होगी तो बर्फबारी और बारिश हुई भी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा खुशगवार बना हुआ है। हल्की हल्की धूप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इस वक्त खिली हुई है। बिल्कुल हर्ष, कल महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग सुबह से ही शिव मंदिरों में देखे गए और लंबी लंबी कतारें लगी रही। और खास बात यह कि पुलवामा तराल में भी कल जिस तरीके से हमने पिछले कई सालों से देखे इस रिवायती त्योहार पर कश्मीरी पंडितों के साथ मुसलमानों ने भी इस त्योहार को एक साथ इस तकरीब में पहुंचे, शिवरात्रि का त्योहार मनाया और खास दुआएं मांगी गई रियासत जम्मू और कश्मीर में अमन और सलामती के। लेकिन आसिफ एक हादसा भी पेश आया है। अगर शिवखोड़ी की बात कर ली जाए तो शिवखोड़ी में जहां मंदिर में दर्शन काफी लोग करने पहुंचे थे, वहीं खबर यह भी है कि शिवखोड़ी धाम में पहाड़ से पत्थर गिरने से 2 युवतियां घायल हो गई हैं, जिन्हें उसके बाद यानी उपचार के बाद स्वास्थ्य केंद्र में अब जम्मू रेफर कर दिया गया है। ये खबर भी सामने आ रही है। बिल्कुल, कल पूरे मुल्क में जहां एक तरफ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, ये बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था, तो कल सुबह से हम आपको बता रहे थे कि शिवखोड़ी रियासी में भी यहां पर भी हर साल की तरह कल भी यहां हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे थे मंदिर में दर्शन के लिए। और इस दौरान जब लंबी कतार हर साल की तरह यहां कल भी लगी हुई थी, इस दौरान अचानक एक पत्थर खिसकने से बताया जा रहा कि उसमें 2 युवतियां आई, वो पत्थर लगने से ये 2 युवतियां घायल हुई हैं। दोनों युवतियां राजौरी जिले की बताई जा रही हैं, एक पागल तहसील और तरियाट, दोनों ये राजौरी में आती हैं जहां की रहने वाली हैं। ताहम अच्छी खबर ये रही कि दोनों की हालत स्थिर बताई गई, दोनों इस वक्त बेहतर हालत में हैं। अस्पताल में इलाज के बाद इन्हें वापस घर के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि एक युवती की पहले खबर यह आई थी कि उसकी गंभीर अवस्था बनी है, पर ऐसी कुछ खबरें बाद में हमारे नुमाइंदों से जो मिली उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। मामूली चोटें दोनों को आई थी। अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें वापस अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। सुरक्षित हैं दोनों युवतियां। कल जिस तरीके से शिवरात्रि मनाई जा रही थी, शिवखोड़ी धाम में लोग पहुंच रहे थे, वहां सड़क हादसा, माफ करिएगा, हादसा पेश आया। पहाड़ के पत्थर गिरने से 2 युवतियां घायल हो गई थी। बहरहाल उनकी जो स्थिति है आसिफ, वो अभी पूरी तरह से सुरक्षित बताई गई है और उन्हें घर भेज दिया गया है सही सलामत। बिल्कुल, प्रोग्राम के चंद ही मिनट बचे हैं और आखिर में खेल के मैदान से, जैसे हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि खेल के मैदान से कुछ बड़ी खबरें जो हैं आप तक पहुंचाई जाएं। और आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर्ष दूसरा वनडे है और दूसरा वनडे अच्छी खबर यह है कि टीम इंडिया पहला मैच अपने नाम कर चुकी है। पहला मैच अपने नाम कर चुकी है और केदार जाधव और महेंद्र सिंह धोनी की शानदार पारी की बदौलत भारत ने उस मैच को 6 विकेटों से अपना नाम किया था। तो आज दूसरा मैच है, नागपुर में ये मैच खेला जाना है दोपहर 1:30 बजे। जिस तरीके से पिछला मैच डे नाइट मुकाबला आज का भी है और आज भी तमाम दर्शकों की उम्मीदें जो हैं टीम इंडिया से जुड़ी हैं और खासतौर से नागपुर में जो काफी करीब 1 साल के बाद इंटरनेशनल मैच दोबारा होने जा रहा है, इस पर तमाम लोगों की नजरें रहेंगी। दोबारा से इस मैदान पर टीम इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करती है। पिछली बार अगर देखें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड या उसके आंकड़े वो उसके फेवर में नहीं थे, उसके हक में नहीं थे। तो आज के मैच में क्या कुछ खास रहेगा, तमाम लोगों की नजरें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज एक साथ खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। बीच में इंडियन प्रीमियर लीग भी स्टार्ट होना है और आईपीएल से पहले इंटरनेशनल सीरीज उसकी ये आखिरी सीरीज है और आखिरी 15 चुनने के, जो आखिरी 15 खिलाड़ी हैं उनको चुनने का भारत के पास। बिल्कुल, माफ करिएगा आसिफ, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की थोड़ी पाबंदी है। हम आप तक पूरी कवरेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बेहद उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सोशल मीडिया पर लगातार आप प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, इस तरह ही हमें अपना प्यार लगातार पहुंचाते रहें। बिल्कुल, आप इस प्रोग्राम के जो फीडबैक्स हैं उनका भी हमें इंतजार रहेगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी राय क्या है वो हम तक जरूर पहुंचाएगा। जीके न्यूज रूम, माफ कीजिएगा, गुलिस्तान न्यूज @gmail.com, आप इस पर हमें अपने इलाके की तमाम जो खबरें हैं या अपडेट्स हैं उससे आगाह करा सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें सर्च कर सकते हैं, गुलिस्तान न्यूज हमारा पेज है, वहां तमाम खबरें, तमाम बुलेटिन्स, जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो हर 1 और आधे घंटे के बाद वहां आपको मिलते रहेंगे। तमाम तरह की खबरों
खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। अगर जिंदगी और सांसों ने वफा की तो कल दोबारा 8:30 आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।